हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी सक्सेस। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ और उसके पूरा ट्रिक के साथ आया हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज़ लैंड रेवेन्यू, अर्थात भू राजस्व प्रणाली। इसके बारे में मैं बताऊँगा और इस सिर्फ एक सेंटेंस में पूरा का पूरा ट्रिक रहेगा। एक्चुअली दोस्तों, अगर मैं भारत में अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों की बात करूँ तो प्लासी युद्ध यानी 1757 के बाद से भारत में मुख्य रूप से कच्चे कपास, जूट, रेशम, तिलहन, गेहूं, चमड़ा, नील और चाय तक के सामानों को यहाँ से धन बहिर्गमन नीति के तहत बाहर भेजना स्टार्ट किया गया। तो ये धन बहिर्गमन नीति यानी कि पूरा का पूरा धन भारत से बाहर भेजना स्टार्ट किया। उसके बदले उन्होंने भारत को कुछ नहीं दिया। तो इसके लिए उन्होंने 2-3 नीति अपनाई, 2-3 सिस्टम अप रखे भारत में। उसी के बारे में यहाँ एक लाइन में ट्रिक बताऊंगा। तो दैट इज़ एक है आपका परमानेंट सेटलमेंट, आपने पढ़ा होगा। रैयतवारी सेटलमेंट पढ़ा होगा। महलवारी सेटलमेंट पढ़ा होगा। एक्चुअली ये एग्ज़ाम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पहले आया और किस सेटलमेंट को यानी किस व्यवस्था को किस अंग्रेज़ ने स्टार्ट किया। तो इसके पर मैं ट्रिक बनाया हूँ ताकि वो एक लाइन में आप याद रखिए और जब भी आपको एग्ज़ाम आए तो आप कन्फर्म हो कि इस क्वेश्चन को सही करके आएँ। ट्रिक इस तरह है कि प्रेम कान मूंद के मायके जाओ। ये आपका नेमोनिक है, इसको आप याद रखिए। प्रेम कान मूंद के मायके जाओ। अगर मैं प्रेम की बात करूँ यानी P फॉर परमानेंट सेटलमेंट, R फॉर रैयतवारी सेटलमेंट और M फॉर महलवारी सेटलमेंट। अच्छा, P के सामने कान है यानी कि परमानेंट सेटलमेंट, कान मतलब कॉर्नवालिस ने किया। आर रैयतवारी सेटलमेंट, इसके सामने मुंदके यानी कि रैयतवारी सेटलमेंट थॉमस मुनरो ने किया। एम फॉर महलवारी सेटलमेंट, इसके सामने मायके है तो ये मायके मतलब हॉल्ट मैकेंजी ने किया। तो इस तरह आप पता कर सकते हैं। आप इस वीडियो को स्लो करके देखिए तो आपको अच्छी तरह से ट्रिक याद हो जाएगा कि प्रेम कान मूंद के मायके जाओ, जहाँ P फॉर परमानेंट सेटलमेंट, R फॉर रैयतवारी सेटलमेंट, M फॉर महलवारी सेटलमेंट। और जहाँ कान मूंद के मायके जाओ, कान मतलब कॉर्नवालिस, मूंद के मतलब थॉमस मुनरो एंड मायके मतलब हॉल्ट मैकेंजी। ये आप याद रखिए। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी मैं देना चाहता हूँ और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। रैयतवारी में की बात करूँ तो थॉमस मुनरो एंड रीड ने किया था 1820 में। और महलवारी की बात करूँ तो ये हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने किया था 1822 में। ओके, अगर मैं परमानेंट सेटलमेंट कहाँ हुआ, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और बनारस और उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। और रैयतवारी था बम्बई, मद्रास, असम तक। और महलवारी सेटलमेंट था ये यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब तक। अच्छा, अगर मैं बात करूँ परमानेंट सेटलमेंट में इसका मेन मालिक कौन होता था, तो परमानेंट सेटलमेंट में भूमि का मालिक जमींदार होता था। रैयतवारी में भूमि का मालिक किसान होता था। और महलवारी सेटलमेंट में भूमि का मालिक एक किसान नहीं बल्कि उस गांव के मुखिया होता था, वही इन सबको टैक्स वसूलते थे। अच्छा, अब मैं बात करूँ परमानेंट सेटलमेंट में कितने प्रतिशत भाग है जो अंग्रेज़ों को दिया जाता था। दैट इज़ 10/11 भाग कंपनी, यानी कहने का मतलब मोस्ट ऑफ 95% कंपनी ले जाती थी। एक 1.11 भाग जमींदार को मिलता था और वो इसके बदले। और अगर मैं रैयतवारी सेटलमेंट की बात करूँ तो 50% टैक्स किसान को देना पड़ता था। और महलवारी सेटलमेंट की बात करें तो 60% टैक्स किसान को यानी गांव के मुखिया को देना पड़ता था अंग्रेज़ों को। तो इस तरह उन्होंने इस तरह की 3 नीति अपनाकर पूरे भारत को एक यूँ कहें कि यहाँ सामान तो ले गए, उन्होंने उसके बदले कुछ नहीं दिया। और पूरी तरह पूरा जिसके कहते हैं धन का बहिर्गमन का पूरा उपयोग किया और भारत को गरीब राष्ट्र में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, ये था मेरा ट्रिक। आप इस वीडियो को पूरी तरह शुरू से अंत तक देखिए। आप यकीन मानिए, आप एक सेंटेंस में पूरा का पूरा परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट के बारे में अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त कर गए होंगे। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फॉरवर्ड दिस, प्लीज़ शेयर दिस एंड यस प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक and yes, next time I will come with another good trick, very super trick. So तब तक के लिए thank you.